किसी को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, किसी को राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, किसी को हिंदुत्व से दिक्कत है। उन्होंने करके भी किसी को ना छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को ना छोड़ेंगे हम। अब उन्होंने साधु हैं, हम किसी पार्टी के नहीं, हम तो सत्य के उपासक हैं। भगवत चर्चा कोई भी सुना सकता है और सुना रहा है इस देश में। हम लोगों ने तो नहीं रोका, हमने तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं की, हमने तो कभी बयान नहीं दिए कि इन लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। हमारे किसी साधुओं ने बयान नहीं दिया। टेबल 50 लाख रुपए लिए जाते हैं, कुछ भी लोग बोल देते हैं। देखो, कथा की कोई दक्षिणा दे दे, मना नहीं करते, और वो दक्षिणा हम नाचने गाने वालों में नहीं लगाते। जो जय श्री राम मित्रों, जय हिंदुरा। देखिए क्या हुआ जब हमारे पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी से टाइम्स नाउ नव भारत की 3 महिला पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया, तो देख करके सबके होश उड़ गए। इस इंटरव्यू में महाराज जी ने आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान के भूमिकाओं के बारे में क्या बोला, इन्होंने मिशन सिंदूर के ऊपर क्या बोला, और देश में रह रहे आतंकवादियों के ऊपर इन्होंने कहा कि विदेश में रह रहे बाहर के आतंकवादियों को तो हम मिसाइल से उड़ा सकते हैं, लेकिन देश के अंदर रह रहे आतंकवादियों को हम मिसाइल से नहीं उड़ा सकते हैं। और विदेशी आतंकवादियों को खत्म करने से पहले हमको अपने देश के अंदर रह रहे आतंकवादियों को खत्म करने की जरूरत है। और फिर उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव तो आपको बोलते हैं कि आप करोड़ों रुपए लेकर के कथा कहते हैं, आप फ्री में कथा क्यों नहीं कहते हैं। इसका जवाब जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिया ये सबको देखने लायक था। उनसे जब पूछा गया कि आप महिलाओं के आजादी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महिलाएं अपने हिसाब से अपने मन का अपना पार्टनर नहीं चुन सकती हैं, क्या महिलाएं किसी भी तरह का कपड़ा पहन करके अपने आजादी से नहीं घूम सकती हैं, आखिर देश में इनके लिए विद्रोह क्यों किया जा रहा है। इस पर जवाब सुन करके आपके होश उड़ने वाले हैं। तो मित्रों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सभी सनातनी को इस वीडियो में कमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है ताकि सनातन विरोधियों का देख करके सीने में आग लग जाए। तो आइए हमारे साथ इस इंटरव्यू को लास्ट तक पूरा देखते हैं। एक राष्ट्र के प्रति उपकार, तिरंगा के प्रति उपकार, जितना योगदान इस देश की आजादी के लिए हिंदुओं ने दिया, मुसलमानों ने भी दिया। हमने अपने जीवन काल में एक बात अपने आचार्यों से सीखी है कि हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं। व्यक्ति के कर्म यदि बुरे हैं तो उसके विरोधी। यदि वो आतंकवाद का काम करता, किसी को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, किसी को राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, किसी को हिंदुत्व से दिक्कत है, उनके तो विरोधी। लेकिन क्यों हिला डाला ना। आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद को आजाद मानते हैं, या मैं ये भी कहूँ कि अभी भी भारत को आजाद होना होगा परिवारवाद के तौर पर, जातिवाद के तौर पर। भारत अभी भी जी भारत अभी आजाद हो चुका है अंग्रेजों से। अब भाषावाद से आजाद, जातिवाद से आजाद, क्षेत्रवाद से आजाद, परिवारवाद से आजाद, समाजवाद से आजाद, गरीबी से आजाद, अशिक्षा से आजादी और ठीक स्वास्थ्य न मिलना, इन सब से आजादी अभी भारत की बाकी है। और यदि ये आजादी हो जाएगी तो उस दिन निश्चित रूप से विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभाएगा। वर्तमान में भारत विश्वमित्र की भूमिका में, लेकिन ये तभी चरितार्थ होगा जब हम इन जो बीमारियां भारत के अंदर है उनको सफाया करेंगे। भारत ने अभी एक ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन महादेव किया। ऑपरेशन महादेव के तहत उन आतंकवादियों को मारा जिन्होंने हमारे देश में घर में घुस करके गंदा कार्य किया, और उन लोगों को मारा जिनकी कोई भूल नहीं थी। ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय आर्मी ने और रक्षा मंत्री की पूरी टीम ने और भारत के जवानों ने बहुत अभूतपूर्व शौर्य दिखाया। लेकिन अब एक और शौर्य की आवश्यकता है। वो कौन सा शौर्य? वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा क्योंकि लास्ट में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताते रहिए। भाषावाद के नाम पर लड़ाइयां हैं। हम चाहते हैं इस देश में एक शुद्ध, हम बुद्ध के देश के हैं, हम राम के देश के हैं, भगवान कृष्ण के। प्रथम हमारे सनातन परंपरा में शांति का पाठ किया जाता, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। भूल करके भी किसी को ना छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को ना छोड़ेंगे हम। अब उन्होंने छेड़ा है तो परिणाम तो मिलेगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल रहा कि हमने उनको घर में घुसकर मारा। हमने पाकिस्तानियों को नहीं मारा, हमने आतंकवादियों को मारा। हमारी पाकिस्तान की आवाम से या पाकिस्तान की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है आतंकवाद से, हमारी दुश्मनी है नक्सलवाद से, हमारी दुश्मनी है देश के द्रोहियों से, हमारी दुश्मनी है मानवता के द्रोहियों से, जो मानवता के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है, हमारी उनसे दुश्मनी है। और अद्भुत है हमारा भारत, शास्त्र संपन्न भी है, शस्त्र संपन्न भी है, और घर में घुसकर मारा और 900 किलोमीटर अंदर जाकर के मारा, लेकिन केवल आतंकवादियों को। आतंकवाद से आजादी मिल जाएगी, लेकिन भगवा आतंकवाद से आजादी मिल गई क्योंकि अदालत में वो थ्योरी फेल हो गई। भगवा कभी आतंकवाद हो रहा ही नहीं। भगवा तो सबको गले लगाने वाले एक परंपरा है, भगवा तो सबको अपना बनाने वाली परंपरा है। भगवा कभी भी जो है हिंसा की बात नहीं करता, अहिंसा की बात करता। भगवा मरने मारने नहीं, जीवन जीने की बात करता है। तो भगवा ना कभी आतंकवाद था, ना कभी आतंकवाद हो सकता है। लेकिन आप आजाद भारत में तो पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे को कहा गया, उन्होंने गांधी जी की हत्या की। बिल्कुल की, और हम इस बात के समर्थक भी नहीं।
क्या है आपके मुताबिक नाथूराम गोडसे? हत्यारा, आतंकवादी? इस बारे में देखिए, देशभक्त है कि नहीं ये लोगों की अपनी अपनी, हमारी दृष्टि में तो महात्मा गांधी का सम्मान बहुत है और हमारी दृष्टि में महात्मा गांधी ने जो कार्य किया वो अभूतपूर्व किया। तो हत्यारा है नाथूराम गोडसे? बेझिझक ऐसे किसी को आप मृत्यु दंड नहीं दे सकते। भला है बुरा है वो कानून के हाथ में देना चाहिए। संविधान के उस वक्त तो समझ आजादी के हीरो कौन है? सुभाष चंद्र बोस, बहुत मानते हैं उनको। सुभाष चंद्र, भगत सिंह, बहुत अद्भुत। चंद्रशेखर आजाद। कोई महिला में भी कोई महिला आजादी की लड़ाई में जो आपकी? बहुत है, हम सबको सम्मान करते हैं, सभी महात्मा गांधी का भी सम्मान करते हैं, राष्ट्रपिता की तरह स्वीकार करते हैं। आप हमको देशद्रोही समझते हैं? बाबा रीलें बहुत देखते हैं आप भी देखते हैं रील? कभी कभी देख लेते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है, पर ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है कि देखना है। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे तो राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, घर में घुस के मारा, बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर हमें इसके दौरान कितना नुकसान हुआ ये बताने में समस्या क्या है? Good question. You are a good question. बात सही है, कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। यदि उससे सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, भारत की सुरक्षा में कोई सेंध न लगे तो बताने में कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बात सत्य बोलने में क्या दिक्कत है? वो किसी भी पक्ष का आदमी हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो। हम तो साधु हैं, हम किसी पार्टी के नहीं, हम तो सत्य के उपासक हैं। आप मानते हैं बाबा कि जनता का पैसा, जनता के डिमांड, तो जनता को डिटेल्स बताने में हर्ज नहीं? यदि भारत की आर्मी के चीफ और रक्षा मंत्री जी या भारत की रक्षा समिति ये मानती है कि बताने में भारत की हमारी रक्षा टीम की, हमारे जवानों की, हमारी आर्मी की, हमारे भारत की सुरक्षा पर कोई चूक नहीं होगी, कोई सेंध नहीं लगेगी, बेइज्जती या कुछ ऐसा नहीं होगा, तो फिर बता देना चाहिए। चलिए, आतंकवाद से आजादी मिली जाएगी देश को, देश लगा हुआ है, लगातार संघर्ष कर रहा है, सेना लेकिन अपना काम भारत कर रही है। के अंदर के आतंकवाद से कम नहीं। हाँ, ये बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो आतंकवाद है, पाकिस्तान के आतंकवादियों से दिक्कत नहीं है, वो तो कभी भी उन पे मिसाइलें छोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर वालों पे मिसाइलें भी नहीं छोड़ सकते। अंदर वाले कौन है? अंदर वाले वो हैं जिनको, क्योंकि हम यही कहते हैं कि देखिए ये तो पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजता है, लेकिन हिंदुस्तान में फिर कौन आता है? हिंदुस्तान में भी है जो खाते भारत का है, खाते पाकिस्तान का है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी है जो वो लोग हैं जो यहाँ की खुफिया जानकारी शेयर करते हैं, नक्सलवाद के नाम पर देश के लोगों को मिटाना चाहते। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। जातिवाद के नाम पर देश को ही मिटाना चाहते, भाषावाद के नाम पर देश को ही मिटाना चाहते, क्षेत्रवाद के नाम पर ही देश को मिटाना चाहते। वो लोग हैं जो इस देश को खस्ता किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं इस देश में योग्यता के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व का माप किया जाए। हम चाहते हैं इस देश में व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से उसकी कैटेगरी फिक्स की जाए। हम चाहते हैं इस देश में क्षेत्रवाद को बाद में, समाजवाद को बाद में, पहले राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी जाए। तो जातिवाद मतलब खत्म होना चाहिए, होना चाहिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए। ये बढ़ती रोग, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते मरीजों की तादाद, नहीं तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? और इसके पीछे प्रत्येक व्यक्ति सजग नहीं है। तो कहा गया ना कि भगवत कथा सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। व्यास मीरा ने तो ब्राह्मण, मीरा ने तो गायन किया। नहीं, आपके गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, वो तो ब्राह्मणों में भी अगड़ा पिछड़ा करते हैं, ब्राह्मणों में भी कहते हैं ये अगम ब्राह्मण है। वो कहते हैं किस जगह शादी होनी चाहिए, किस जगह शादी नहीं होनी चाहिए। तो वो उनके तो कितने भक्त हैं, आपके खुद वो गुरु हैं, वो ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो ब्राह्मणों में भी कह रहे हैं कि अगड़ा पिछड़ा है, लेकिन वो तो हर जगह कथा सुनाने जाते, सबकी कथा सुनाते, सबको कथा सुनाते, उनके सभी शिष्य हैं, सभी समाजों के शिष्य। नहीं, कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर दिया जाएगा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मणवादी, वो राष्ट्रवादी है, सनातनवादी है। उन्होंने सबको दीक्षा दी है, सबको स्वीकार किया है, सबको। कोई भी कथा सुना सकता है, भगवत चर्चा कोई भी सुना सकता है और सुना रहे इस देश में। हम लोगों ने तो नहीं रोका, हमने तो कभी कंट्रोवर्सी नहीं की, हमने तो कभी बयान नहीं दिए कि इन लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। हमारे किसी साधुओं ने बयान नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों के बयान अब आए हैं कि केवल ब्राह्मणों का नहीं हो सकता। हम लोगों ने नहीं रोका, साधुओं ने नहीं रोका, जहां तक हमें खबर। अब किसी ने रोका हो तो हमें वो विषय। आपके लिए भी न्योता है एक, क्या आप जाएंगे वहाँ कि आप जाएं और जाकर भगवत कथा सुनाएं? अखिलेश जी कहते हैं कि चैलेंज दिया उन्होंने और पैसे ना लें, ये भी कहा कि मुफ्त में आए और सुनाएं। देखिए, कोई दक्षिणा दे देगा तो हम ले लेंगे, और हमें सहज बस अखिलेश जी का वह आमंत्रण स्वीकार है, तो फिर हर्ष स्वीकार है। और हम अपने धाम की टीम में जो हमारे धाम पे रहते हैं, सत्यम जी रहते हैं, नितिन जी रहते हैं, या संस्कार की टीम है, या कोई भी है, उनसे वो संवाद कर लें और तय तारीख कर लें। हमें कथा सुनाने में कोई हम तो और प्रसन्न होंगे। तो आपने टीवी9 भारतवर्ष पर चैलेंज स्वीकार कर लिया कि मैं बिल्कुल जाऊंगा? नहीं, कथा चैलेंज थोड़ी होती है। नहीं, ये बात इसलिए भी ऐसे चैलेंज के तौर पर इसलिए भी आई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्योंकि इटावा में जब ये प्रकरण हुआ ना, तो आपको याद ही होगा, कंट्रोवर्सी से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ रहते ही हैं, तो आप जानते ही हैं किस तरीके से अखिलेश यादव ने यही कहा था इटावा में हुए प्रकरण से ही, कि किस तरीके से अंडर द टेबल 50 लाख रुपए लिए जाते। कुछ
कुछ भी लोग बोल देते हैं। देखो, कथा की कोई दक्षिणा दे दे, मना नहीं करते, और वो दक्षिणा हम नाचने गाने वालों में नहीं लगाते। जो मिल जाता है, भंडारा, अन्नपूर्णा, बेटियों का विवाह, धाम पर आने वाले लोगों को भोजन की व्यवस्था, और उसी से कैंसर हॉस्पिटल की व्यवस्था, हॉस्पिटल बना रहे हैं, जन कल्याण के लिए बना रहे हैं, अपने लिए तो हम बना नहीं रहे। इसमें किसी एक समाज के तो यहाँ इलाज कराने आते नहीं, सब समाज के आएंगे। भंडारे में जात पूछ करके भंडारा नहीं दिया जाता, जो आ जाए सब प्रसाद पा करके। कथा में जो आ जाए सबका स्वीकार किया जाता। हम ना अब लोगों का, उन्होंने किस विषय को लेकर के कहा है, कैसे कहा है, अरे भैया कोई दक्षिणा देता है तो दक्षिणा को कौन मना कर देता? आपको कोई गिफ्ट देता है, आप मना थोड़ी कर देते हैं। उसे फिलहाल आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के इस ट्रेंड में इस पर भी सवाल जरूर खड़े कर देते हैं। देखिए, ये जो अभी जो है, हमें लगता है कि विवाह के पहले साथ रखने वाला, हमारे सनातनी परंपरा में ऐसा कुछ है, शास्त्रों में तो नहीं है। एक बात हम आपको कह दें, हमारी मर्यादाओं में भी ऐसा नहीं। अब किसी को पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करना है, विदेशी संस्कृति का, तो उसकी अपनी निजी आजादी है, कोई रोक भी नहीं रहा है। पर लिव इन, देखो, एक दृष्टि से यूँ कहा जाए तो क्या कह दें, अमर्यादित ही है। अमर्यादित इसलिए है कि विवाह के पहले एक साथ रहने की परंपरा हमारे सनातन में तो नहीं है। तो यदि आप सनातन को मानते हैं तो ये परंपरा का अनुसरण मत कीजिए, नहीं मानते हैं तो लोग तो कुछ भी कर रहे हैं, सो आप भी कुछ भी कीजिए। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग कंटेंट? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।